नमस्कार सर। नमस्कार। सर 1950 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपने ज्वाइन किया था शाखा। 1960 से आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ गए, ग्राम प्रधान बने, 10 साल लगातार रहे, फिर 3 बार आप विधायक, 6 बार के सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। एक लंबा रास्ता आपने तय किया, 70 साल की यात्रा थी ये। तो सर हम आपसे आपके माध्यम से ही सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये यात्रा आपकी कैसी रही, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँचे, क्या मन में आज क्या है, और जब शुरू किया था तब क्या सोच के शुरू किया था। सर इसके बारे में अगर हमारे दर्शक जान पाएंगे तो लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। मैं आपके ऐप से जुड़े हुए और सामान्य रूप से जो भी श्रोता हों, दर्शक हों, उन सबों को मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और अपनी वाणी प्रारंभ करने से पहले मैं रामचरितमानस की एक दोहा से प्रारंभ करूंगा। जब रामचरितमानस की रचना करने से पूर्व परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उन्होंने दोहा कहा था, यथा सुवंजन यंजदृग साधक सेध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। ये तंत्र शास्त्र के का साधारण रूप से तुलसीदास जी ने सर्वसाधारण के लिए इस चौपाई के दोहा के जरिए लिखा है। क्योंकि तंत्र शास्त्र के आदि गुरु थे दत्तात्रेय। जब तंत्र की साधना लोग करते हैं तो साधक लोग उस दत्तात्रेय के प्रार्थना करते हैं तंत्र की विद्या के लिए, और उसमें तब वो आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा तो सब लोगों से निवेदन प्रार्थना करूंगा। दूसरी बात कि बहुत गहन विषय पर आप चर्चा करते हैं। देश के इस ऐप से जुड़े हुए एक से एक बुद्धिजीवी, विद्वान, विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े लोग, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, ये सब हैं। तो एक से एक जो विद्वान लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, और उन सब के बीच में आपने एक बिल्कुल गांव, गरीब, किसान, मजदूर, धूल मिट्टी, कादो कीचड़ में से निकले हुए एक आदमी को आपने चुना है अपने संवाद के लिए। इसके लिए मैं आप सबों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब रामचरितमानस को त्रिवेणी के संगम पर परम पूज्य भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी प्रारंभ करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा है, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। तो उसी तरह मेरे जैसा बोलने वाला वक्ता और सुनने वाले इतने महाविद्वान विशेषज्ञ लोग कथा राम के गूढ़, अर्थात उस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे कि आज राष्ट्र कथा और राम कथा। डॉक्टर लोहिया ने कहा है राम और राष्ट्र, ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। राम, कृष्ण, शिव, ये तीनों के ऊपर में डॉक्टर लोहिया ने किताब लिखी थी। एक था वो उन्मुक्त, मर्यादित और असीम व्यक्तित्व, एक किताब है, पुस्तिका। आगे चल के लिखते हैं राम, कृष्ण, शिव, और उसमें राम, कृष्ण, शिव तीनों की वो व्याख्या किए हैं राष्ट्र के, राष्ट्र पुरुष के रूप में। उनकी व्याख्या ईश्वर नहीं, राष्ट्र पुरुष,
राष्ट्र की एकता, अखंडता, सभ्यता, संस्कृति, विचार, मानसिकता, इस सब को उन्होंने जोड़ा है कि ये कैसे महत्वपूर्ण है। आगे मैं इसको बताऊंगा। अभी उसी तरह मेरा आज जो हिंदुस्तान के अंदर समृद्ध, संपन्न, सुख, खुशहाल, या दिल्ली के आसपास के अंदर, दिल्ली, हरियाणा, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के जो लोग दिल्ली के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के चारों तरफ है ना, जिसको आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, एनसीआर, उन लोगों को मैं जब सुनाऊंगा कहानी तो उनको या तो लगेगा कि ये कल्पना है, क्योंकि उन्होंने उस दुनिया को देखा नहीं। हमारे यहाँ मिथिलांचल में कहावत है कि दुख जाने दुखिया, की दुख जाने दुखिया माए, और जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पर आई। मैं बिहार के दरभंगा जिला के दरभंगा प्रखंड के एक बिजली गांव में जन्म लिया था। मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरे गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और खास करके 3 महीना बरसात और बाढ़ के समय में तो आदमी का पैदल भी गांव तक जाना बड़ा कठिन था। मेरे पूर्वज कहीं से आए थे, जमींदारों के जुल्म से प्रताड़ित होकर के भाग के आ गए थे, उस ऐसे टापू में बसे थे कि यहाँ कोई खोजने भी नहीं आएगा। वहीं से यात्रा प्रारंभ किए, बढ़ते गए, फिर उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरी माता साधारण किसान के घर के रहते हुए मजदूरिन के जैसे काम करती थी। मेरे पिताजी साधारण किसान थे, जमीन थी, ऐसी बात नहीं है जमीन नहीं थी, लेकिन वो बाढ़ के कारण उस जमीन रहे न रहे, 50 एकड़ के आसपास जमीन, 60 एकड़ के रहते हुए भी कई बार ऐसा होता था कि इतने भी धान नहीं उसमें हो, एक फसल धान होते थे नहीं हो, कि साल भर घर के परिवार का खर्चा चले। कैसे कैसे गुजारा करते थे। उस गांव में जन्म लिए, पैदल चले, पढ़ने लगे तो गांव से 2 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल तक की पढ़ाई पढ़े। मिट्टी की दीवार, फूस का छप्पर, बिना दरवाजे का कमरा, 3 लकड़ी की पाटी पर कोयला से पोत के उस पर लिखते थे, मिटाते थे। अपनी बोरी की टाट लेके जाते थे, बिछा के उस पर बैठते थे। वो डोरी वाला पैंट होता था वो पहनते थे, नंगे पाँव जाते थे। वहाँ से पढ़ के निकले तो मिडिल पढ़ने के लिए जब गौसा घाट गए तो अपने गांव से 2 किलोमीटर सवेरे, मॉर्निंग में सवेरे निकलते थे, बासी भात खा के या चूड़ा और गुड़ खा के, थोड़ा बहुत दूध या दूध की छाल ही मिल जाए तो माँ उसमें मिला के देती थी तो खिला देती थी, खा के जाते थे 2 किलोमीटर। और दोपहर में साहब 12 बजे 1 बजे चिलचिलाती दोपहरिया में जो नंगे पांव पैदल चलते थे तो ये मेरे पैर ऐसे लहो जाते थे जैसे कि तावा पर पैर पड़ रहा हो। हम जाते थे, मेरे चचेरा भाई मुझसे बड़े थे, रामजी यादव जी, अभी जिंदा हैं, मेरे साथ उनकी यात्रा लंबी रही है। कभी कोई गांव में जाकर के उनसे पूछे तो वो कुछ और मुझसे ज़्यादा बता सकेंगे। फिर वहाँ से जब निकले तो मैट्रिक में पढ़ने के लिए शहर में गए, और शहर में जब हाई स्कूल में गए तो रहे कहाँ। तो मेरे पिताजी की एक रिश्ते की चचेरी बहन थी, वो गरीब थे, मजदूर, वही उस एक मोहल्ले में रहते थे, बेता में। वहीं जाके वो ठीक कराए तो हम और रामजी यादव, मेरे बड़े भाई जो थे, वो दोनों गए साथ, वहीं रहते थे। एक उनका अपना रहने का घर था, एक ऐसा घर था जिसमें एक बैल, एक गाय, एक बकरी बंधती है, और उसी के बगल में एक चौकी, उस चौकी पर दरी बिछा कर हम दोनों सोते थे।
और वहीं से पैदल हाई स्कूल जाते थे, आके पढ़ते थे। उन्हीं के घर में जो चावल दाल गांव से ले जाते थे वहीं बनता था, सो खाते थे। चूड़ा गुड़ का नाश्ता करते थे। कभी कभी उनके खेती में भी सहयोग कर देते थे, उनके खेती की रखवाली करने भी कभी कभी चले जाते थे। अर्थात उनके परिवार के बच्चे के जैसे रहे। उन्होंने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया। वहाँ से 55 ईस्वी में मैट्रिक पास कर गए। अपने गांव का सबसे पहला मैट्रिक पास करने वाला मैं था। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे पिताजी 8 चाचा, 4 चचेरा भाई और 2 निषाद थे, सो 2 बढ़ई से थो। ये सब लोग जेल गए थे, रेल पुल तोड़े थे। 4 साल की सजा हुई थी। बाद में हाई कोर्ट से बरी हुए थे। सारी संपत्ति जो भी थी वो लूटी गई थी। सब लोग भागे हुए थे। मैं भी 3 साल के लगभग था आसपास। मेरी माँ मुझे अपने गोद में लेके मेरे मामा के यहाँ चली गई थी। अब ये है जहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ किए। जब मैं मैट्रिक पास कर लिया तब सीएम कॉलेज में जाके मेरा एडमिशन हुआ। और जब बीए 3rd ईयर में थे, पढ़ रहे थे, उसी समय गांव के लोग ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ पहला। गांव के कुछ नौजवानों ने जाके मेरे पिताजी को कहा कि हम लोगों की इच्छा है। और गांव के कुछ जानकार लोग, जो गांव के बड़े लोग थे, बैजनाथ यादव थे, इसी तरह कई लोग प्रभावशाली, उन लोगों ने कहा मेरे बारे कि आपका बेटा अगर मुखिया के लिए वो खड़े होंगे तो हम लोग उनकी मदद करेंगे। मेरे चाचा जी थे भुवनेश्वर यादव, कांग्रेस के नेता थे, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे। लोगों कहा हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे या इनका साथ देंगे। मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है, पढ़ेगा, नौकरी करेगा, कहाँ फालतू काम में जाएगा। मेरे पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, बिल्कुल सज्जन साधारण किसान, संत गृहस्थ संत। फिर उन लोगों ने कहा, मैं नॉमिनेशन फाइल किया, चुनाव हुआ, बड़े कठिन संघर्ष हुए। मेरे जात के भी लोग खड़े हो गए, जात के पंचायत भर के सरगना लोग बैठे, कई बाहर के भी आए कि आप एक तीनों यादव में से कोई एक रहो, क्योंकि एक ब्राह्मण दयानंद मिश्र खड़े थे, कहीं वो न जीत जाए, या एक मौलवी साहब खड़े थे, वो न जीत जाए। सब ने मुझको कहा कि कम उम्र के हैं, आप ही बैठ जाइए। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं लड़ूंगा। मैं लड़ा और मैं जीता, तो मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बना। और जब ग्राम पंचायत का प्रधान बना तो शनिवार रविवार को साइकिल उठाता था, अपने पंचायत में घूमता था। और फिर जब हाई स्कूल में पढ़ने गया तो वहीं 50 में मुझे 55 में तो मैट्रिक पास कर गया था, 50 में तो उसी जगह शाखा में जाने वाले 3-4 लड़के थे। तो हम लोग जब पहुँचे तो उनमें से 2-3 लड़कों को हुआ कि ये लोग गांव से आया है, तो इन लोगों को भी शाखा के बारे में बतावे। तो आए मेरे पास, चर्चा किए। तो मेरे बड़े भाई जो रामजी यादव थे वो कहे कि हम नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि मैं चलूँगा, आप लोग इधर से चलते ही हैं तो साथ करिएगा, मैं चलूँगा। क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा ऐसे ड्रेस बनाना पड़ेगा, एक लाठी का इंतजाम। हमने कहा सब कर लेंगे। मेरे फुफ्फा जी थे जो किसान थे, मजदूर थे, उनको हमने कहा, उन्होंने कहा कर दिया। तो फिर बगल में स्कूल में शाखा लगती थी, अब तो वहाँ बड़ा शहर बस गया, बड़ा मकान बन गया। उसमें जाते थे, जगदीश साहब थे, ब्रजकिशोर मंडल थे, ये लोग थे, अब वो लोग है भी नहीं। उनके साथ शाखा जाते थे, वहीं बैठ करके सवेरे और शाम कर दोनों शाखा जाते थे। वहीं से हम यात्रा में भी गए। जब उसी शाखा में जाते थे जिस समय, उसी समय परम पूज्य गुरु जी का कार्यक्रम सीतामढ़ी में हुआ था, बिहार में। तो सब ने कहा कि चलिए वहाँ पथ संचलन में। हमने कहा कि चलिए। तो मैं भी गया उनके साथ सीतामढ़ी पथ संचलन में। और जब शाम में गुरु जी बौद्धिक लिए, व्रत लिए,
तो सभी शाखा से जुड़े हुए जो पदाधिकारी थे उनकी बैठक थी। तो दरभंगा जिला के जो थे उनको मैंने कहा कि श्रीमान, मेरी इच्छा है कि वहाँ तक जाते और नज़दीक से गुरु जी को देख दर्शन करते। तो उन्होंने कहा कि वो जाने में तो रोक है, लेकिन आपको मैं ले चलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे आइएगा, लेकिन आप कुछ नहीं बोलिएगा, जहाँ से जाएंगे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो मैं उनके पीछे पीछे गया, वहाँ पर कुछ पूछा गया, उन्होंने मेरे बारे में भी बता दिया। कुछ उनके पीछे जा कर के वो बैठ गए, मैं उनके पीछे बैठ करके, और गुरु जी अति प्रसन्न मुद्रा में सहज भाव से, जैसे परिवार में लोग बात करते हैं वैसे उनसे हंसते हंसते सवाल भी करते थे, जवाब भी करते थे। आज भी मुझे एक प्रश्न हमेशा याद है, जो शाखा के बारे में जब वृत्त लेने लगे तो एक पदाधिकारी ने बताया कि शाखाएं जहाँ नई हैं वहाँ उपस्थिति कुछ कम रहती है। तो गुरुजी ने हंसते कहा, अच्छा एक बात बताओ, शाखा तो नई हो लेकिन स्वयंसेवक पुराने हो तब? तो मुझे आज भी स्मरण है कि शाखा नई हो लेकिन स्वयंसेवक पुराने हो। वो मुझे बहुत चिंतन के, मेरे चिंतन की धारा को आगे बढ़ाने में वो शब्द मुझे आज तक मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन का काम करता है वो शब्द। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया, सीएम कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ मरवाड़ी कॉलेज में संघ की शाखा लगती थी। मैं कॉलेज से आता था तो शाम में फिर एक राम बदन यादव जी थे और एक और थे, 3 लोग, हम लोग एक ही लॉज में थे। हम लोग बगल में था, पैदल ही शाखा में जाते थे। कॉलेज तक हम शाखा में आते जाते रहे, संबंध जुड़ा रहा। उसी समय डॉक्टर लोहिया गए हुए थे और मारवाड़ी कॉलेज में उनका छात्रों के बीच में संबोधन हुआ था। प्रोफेसर देवी दत्त पोदार जी थे, उनसे मेरा अच्छा संबंध था। वो मुझको ले गए वहाँ उसको बैठक में। मैं भी गया, नज़दीक से बैठ के डॉक्टर लोहिया के विचार को सुना। तो उनके विचार को सुना तो मेरे मस्तिष्क पर ये प्रभाव पड़ा कि नहीं, डॉक्टर लोहिया का जो रास्ता है वो रास्ता कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में बहुत मददगार बनेगा बिहार में, और मुझे कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। तो मैं संघ की शाखा में भी जाता था, कॉलेज में समाजवादी युवक सभा के साथ भी जुड़ गया, और दोनों काम साथ चलता था। वहीं आर्य समाज के अनंत यादव जी थे, उनसे मेरा संबंध बना। तो फिर आर्य समाज के बारे में उन्होंने बता दिया। तो गोविंद राम हासानंद दिल्ली में जो प्रकाशक थे आर्य समाज के, उनके यहाँ से मैंने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और आनंद स्वामी जी के कथा के कितने सीरीज थे उस किताब मंगा करके और मैं पढ़ता था। और अपने लॉज में मेरे साथ 13-14 विद्यार्थी थे उस लॉज में, उन सबको मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश और बाकी चीज़ पर हम लोग चर्चा करते थे, क्योंकि वो मुझे लगा कि ये दयानंद जी का विचार भी एक क्रांतिकारी विचार है समाज बनाने में, क्योंकि हमें तो नया समाज बनाने का धुन था। तो आप बताइए हम कहाँ थे? पार्टी में समाजवादी, संघ के स्वयंसेवक, और रोज शनिवार रविवार को आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी के विचार का पंचायत में प्रचार एक साथ करते थे, एक साथ। और सब में मैं बैठाता था तालमेल, वहीं से मेरे में तालमेल बैठाने का तालमेल कि कहाँ कहाँ इसको जोड़ करके हमको समाज को नई दिशा में ले जाना है, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति में। फिर उसके बाद मैं बीए कर गया तो लॉ में एडमिशन लिया। 62 में विधानसभा का चुनाव हुआ। बाबू सूरज नारायण सिंह और हमारे नेता उस समय गरीबों के नेता मसीहा भूमिपुत्र कर्पूरी ठाकुर, अति निर्धन निर्बल, आज उन्हीं की छाया मैं नरेंद्र मोदी में भी देखता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही जैसे अति निर्धन परिवार वाले थे। मैं इनको लोगों को समझाता हूँ बिहार में तो कहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर अवतार लेके बने हैं नरेंद्र मोदी,
गांव अपने लोगों को, साधारण लोगों को, तो उनके समझ में बात आती है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को जानते थे। तो उन लोगों ने 62 में कहा कि आप दरभंगा पूर्वी से पार्टी के तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़िए। मैं उस समय लॉ फर्स्ट पार्ट में था। उन लोगों ने कहा, मैं चुनाव लड़ गया। मैंने कहा भी कि हमारे पास पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे जाएंगे, अभी तो हम मुखिया हैं, पिताजी खर्च देंगे या नहीं देंगे। सूरज बाबू यूनियन के लीडर थे, उन्होंने कहा सब इंतजाम हम करेंगे। तब हमने कहा पैसा इंतजाम कर दीजिएगा, वोट मांग दीजिएगा। तो मुझे डर है। तब कहिए तो हम जवाहर लाल से चुनाव लड़ जाएंगे, यहाँ क्या डर है। फिर लड़ गए, 8-9 हज़ार वोट आया, दूसरा स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस के बड़े गांधीवादी प्रतिष्ठित पूज्य नेता थे राम सेवक ठाकुर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, वो जीत गए। मैंने लॉ की पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद मैं साइकिल उठाया और फिर डॉक्टर लोहिया की सामाजिक आर्थिक क्रांति को लेकर गांव-गांव में घूमना प्रारंभ किया। गांव में रहना, जमीन पर सोना, जो गरीब लोग थे उनके साथ बैठ करके उन्हीं के साथ थाली में उनके भात दाल जो कुछ भी मिले, साग खा लेना, सवेरे उठना। हमारे इधर मूढ़ी नून मिर्चाई मूढ़ी खा करके फिर यात्रा करना, एक धोती रखना, गमछा रखना, रात में गमछा पहन के लंगोटा पर लिपेट के सो जाना, सवेरे फिर उसी गमछा को कंधे पर रख लेना, वो साथी के यहाँ से गमछा लेकर के नहा के देह पोंछ करके फिर वही धोती पहन करके 7 दिन 8 दिन एक धोती, एक लंगोटा, एक गमछा, एक झोला लेके यात्रा करते रहते थे। धुन के मतवाले थे और गुनगुनाते चलते थे साहब, गुनगुनाते। रास्ते में जब चलते थे साइकिल से, साथी लोग भी रहते थे तो गुनगुनाते थे, या कहीं बैठते थे अकेले तो गुनगुनाते थे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। सच्चाई के कारण गांधी ने सीने पर गोली खाई थी, ईसा को झुलाया फांसी पर, बच्चों ने भी प्राण गंवाई थी। ये गुनगुनाते थे, चलते थे, मिलजुल करके गाते थे आनंद के साथ। वे बस एक ही धारणा कि इस तरह से दुनिया पर बदलने वाले, नई रास्ता लाने वाले जो कोई भी हुए हैं, उन सब के एक धुन, हमारे इधर कहता है धुन का मतवाला, तो वो धुन के मतवाले हुए। जैसे नरेंद्र मोदी है ना, संघ के प्रचारक, सारे हिंदुस्तान घूमे, कहाँ मिला तो खाए, जो मिला सो खाए, जहाँ मिला वहाँ सो गए, कभी ज़मीन पर सोए, चटाई पर सोए। और एक इंटरव्यू उनका अभी छोटा सा, वो प्रभु चावला कभी लिया था आज तक में, तो उनसे पूछा था तो उन्होंने जो जवाब दिया था कि मैं किसी पद के लिए नहीं आया हूँ, मेरा एक मिशन है, हम मिशन के लिए आए हैं। तो ये होता है जिसको मिशन कहते हैं। मिशन माने हमारा एक लक्ष्य है, एक हमारा उद्देश्य है। मिशन माने उद्देश्य, तो कोई उद्देश्य होता है ना। तो हम तो बचपन से चले, परिवार हमारे कांग्रेसी, पिताजी सब कोई कांग्रेसी, उसमें से निकले और तब से केवल एक रट लगाते चले थे, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। लेकिन 1914 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हटा और जिसको कहते हैं पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उस दिन मैं क्या कहूँ, 75% खुशी मुझे अकेले थी या 25% में सारी दुनिया। क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरा वह लक्ष्य पूरा हुआ, सपना साकार हुआ।
कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ के कारण कितने जेल गए, कितने कष्ट उठाए, कितने अपमान सहे, कितने जहर पिए। लेकिन लोहिया ने कहा था कि हुकुमचंद, पर मुझे बहुत मानते थे, प्यार करते थे, हुकुमचंद मेरी बताई राह पर तुम निरंतर मजबूती से चलते जाना, मेरे सिद्धांत को कहते हुए एक न एक दिन हिंदुस्तान में कोई न कोई गरीब पिछड़ा वर्ग का बेटा आएगा जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अवश्य बनेगा। तो मुझे उस डॉक्टर लोहिया के बात पर अटूट विश्वास था कि आएगा, एक दिन जरूर आएगा, कोई न कोई आएगा। और मैं गुजरात में चुनाव में जाता था, असेंबली हर चुनाव में अपने आप। तो उस समय में प्रचार में जब कहता था मीटिंगों में, आखिरी चुनाव में जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी, तो मैं मीटिंगों में कहता था जो अहमदाबाद में लहराएगा वही लाल किला पर भी फहराएगा। तो कुछ लोग मुझको पूछे कि लाल किला पर कैसे फहराएंगे। हम कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो लाल किला पर झंडा नहीं फहराएंगे। तो आपको लगता है बन जाएंगे। हमने कहा कि मैं बोलता हूं, मेरा नाम हुकुम देव है और मैं हुकुम देता हूं, वो ईश्वर के आदेश से हुकुम देता हूं, यह बस होने वाला है। मैं गुजरात की सभाओं में कहता था। ये हमारी जो यात्रा है एकदम ऐसे गांव में से, कीचड़ में से, निर्धनता में से, गरीबी में से निकलते गए और बनते फिर गांव बनते गया आधुनिक युग में आते आते। लेकिन फिर अटल बिहारी जी का जब युग होया, गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें लगे, योजना बनने लगे। आज तो मेरे गांव की हर गली पीसीसी है, मैंने बनवाया, कुछ योजना से बने, कुछ मेरा बेटा डॉक्टर अशोक यादव जो अभी लोकसभा में है, जब एमएलए बना उसने लगा। फिर एक मेरा बेटा ग्राम पंचायत का एक बार मुखिया बन गया था बड़ा। सब मिलकर एक ही उद्देश्य है कि अपने पंचायत, अपने गांव को सुखी बनाओ। फिर नरेंद्र जी के कृपा से अब बिजली आ गई, तो घर घर बिजली लग गई। अब तो मेरे गांव, शहर के लोग, शहर से अच्छा मेरा गांव है। 15 मिनट के दूरी हो गई अब रास्ता। 4 लेन मेरे गांव होकर के चला गया अटल जी की कृपा से। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मेरे गांव के बगल से वो 4 लेन है। स्वर्ग नरक की जिंदगी से यात्रा प्रारंभ किए थे और ईश्वर की असीम कृपा है कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की कृपा से अब वो रूपांतरण हो गया है, नरक का स्वर्ग में रूपांतरण हो गया है। जो जोगी अरविंद का सपना था धरती का स्वर्गीकरण, वह जोगी अरविंद का सपना साकार हो रहा है, धरती का स्वर्गीकरण। यही हमारी प्रारंभिक यात्रा है और यहाँ तक आया हूँ। यही गरीब की कहानी है।